जनवरी 2023 कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत के सबसे पूर्वी राज्य मणिपुर से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। 17 जनवरी वह चाय की नगरी असम पहुंचते हैं। असम पहुंचकर वह बयान देते हैं कि हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री असम का मुख्यमंत्री है। जवाब में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा कहते हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद वह राहुल गांधी को अरेस्ट करवा लेंगे। हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर, सबसे करप्ट चीफ मिनिस्टर असम का चीफ मिनिस्टर है। लेकिन आप सिटी का अंदर से ही जाने का जेट करेगा तो मैं कोई पुलिस का व्यवस्था नहीं करूंगा। मैं वायलेशन का केस रजिस्टर कर लूंगा और बाद में 2-3 महीना चुनाव का बाद मैं अरेस्ट कर लूंगा। 21 जनवरी 2024 राहुल गांधी असम के नागांव पहुंचते हैं। वह बस से यात्रा कर रहे थे। इस बीच कुछ बीजेपी कार्यकर्ता जय श्री राम और मोदी मोदी के नारे लगाते हुए उनके बस के पास आ जाते हैं। राहुल गांधी अपने बस से उतरकर कार्यकर्ताओं की भीड़ में चले जाते हैं। एक बड़े टकराव की आहट होती है, लेकिन सुरक्षा बल इस टकराव को रोकने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी वापस बस में चढ़ जाते हैं और फ्लाइंग किस देकर अपने दुश्मन से भी मोहब्बत रखने का अहम संदेश दे जाते हैं। जनवरी 2024 राहुल गांधी असम के सबसे प्रतिष्ठित वैष्णव संत श्री शंकर देव के मंदिर जाने के लिए पैदल रवाना होते हैं। दूसरी तरफ पूरा देश प्राण प्रतिष्ठा समारोह के कार्यक्रम में व्यस्त था। नरेंद्र मोदी भी मंदिर पहुंच गए थे, लेकिन राहुल गांधी मंदिर पहुंच नहीं पाए। मंदिर से करीब 17 किलोमीटर पहले उनको हैबोर गांव में रोक लिया गया। राहुल गांधी ने कहा कि आज सिर्फ एक ही इंसान मंदिर जा सकता है। राहुल गांधी वहां धरना पर बैठ गए। उनके कार्यकर्ताओं ने रघुपति राघव राजा राम का गीत गाया। जनवरी 2024 राहुल गांधी असम के एक विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों से मिलने के लिए निकलते हैं, लेकिन यहां भी उनको विश्वविद्यालय में घुसने नहीं दिया जाता है। राहुल गांधी कहते हैं कि यह सब अमित शाह के कहने पर हिमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं। राहुल को सुनने के लिए विश्वविद्यालय के कुछ विद्यार्थी विद्यालय से बाहर निकल जाते हैं और राहुल गांधी को सुनते हैं। कई कांग्रेस कार्यकर्ता और असम पुलिस के बीच में झड़प हो जाती है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा FIR दर्ज करने का निर्देश देते हैं। राहुल गांधी समेत कई कांग्रेसी नेताओं पर FIR दर्ज हो जाती है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या राहुल गांधी गिरफ्तार होने वाले हैं? अगर राहुल गांधी गिरफ्तार होते हैं तो ज्यादा फायदा किसको होगा, कांग्रेस को या भाजपा को? उससे भी बड़ा सवाल यह है कि आखिर असम सरकार हिमंत बिस्वा शर्मा और राहुल गांधी के बीच यह टकराव हो क्यों रही है? क्या यह सिर्फ कांग्रेस भाजपा का टकराव है या कहानी कुछ और है? लेकिन सबसे पहले जानते हैं हिमंत बिस्वा शर्मा और राहुल गांधी का यह अनसुना इतिहास। साल 2001 में हिमंत बिस्वा शर्मा अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत असम से करते हैं। वह कांग्रेस पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ते हैं और सीट थी जालूकबारी। पहली बार वह चुनाव जीत जाते हैं और इसके बाद लगातार 4 बार विधायक बनकर विधानसभा पहुंचते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी उनको अहम मंत्रालय देती है और उससे भी बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी के सबसे करीबी नेताओं में से हिमंत बिस्वा शर्मा एक हो जाते हैं। साल 2011 का विधानसभा चुनाव जब हो रहा था तो भाजपा ने हिमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। भाजपा का यह आरोप था कि हिमंत बिस्वा शर्मा अपने परिवार को फायदा पहुंचाने के लिए सरकारी पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। 2009 में भाजपा ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा और कहा कि हिमंत बिस्वा शर्मा विपक्षी नेताओं यानी भाजपा के नेताओं का फोन टैप करवा रहे हैं और सरकारी पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। साल 2014 में केंद्र में सरकार बदलती है। कांग्रेस के बाद बीजेपी सत्ता में आती है तो एक CBI रेड हिमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर भी पड़ती है। हिमंत बिस्वा शर्मा का नाम शारदा चिट फंड केस में आता है। बताया जाता है कि शारदा कंपनी के मालिक सुदीप्तो सेन से हर महीने 20 लाख की रिश्वत लेते थे हिमंत बिस्वा शर्मा। दूसरी तरफ हिमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा लिए हुए कांग्रेस पार्टी में शामिल थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी तरुण गोगोई और उसके बाद उनके बेटे को आगे कर रही थी मुख्यमंत्री के नाम के लिए। दोनों तरफ से हिमंत बिस्वा शर्मा घिरे हुए थे। इसके बाद हिमंत बिस्वा शर्मा ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। इस मास्टर स्ट्रोक के बाद CBI की रेड भी रुक गई और वह मुख्यमंत्री भी बन गए। उन्होंने किया कुछ ऐसा कि कांग्रेस पार्टी को छोड़कर वह भाजपा में शामिल हो गए। और आपको पता है भाजपा में शामिल होते ही कोई भी भ्रष्टाचारी तुरंत सदाचारी बन जाता है। CBI की सारी रेड, सारी छापेमारी, सारी सुनवाई वहीं पर रुक जाती है और हिमंत बिस्वा शर्मा साल 2021 में असम के मुख्यमंत्री भी बन जाते हैं। कांग्रेस छोड़ने के बाद हर दूसरे दिन राहुल गांधी पर आरोप लगाते थे हिमंत बिस्वा शर्मा। राहुल गांधी पर आरोप लगाकर वह बीजेपी से अपनी स्वामी भक्ति को गारंटी करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सबसे वायरल आरोप इसमें यह था कि एक बार वह राहुल गांधी से मिलने के लिए उनके आवास पर
पर पहुंचे हुए थे, लेकिन राहुल गांधी ने उनको उस प्लेट में बिस्किट ऑफर कर दिया जिस प्लेट में उनका कुत्ता पीडी बिस्किट खाता था। यह आरोप झेल न सके हिमंत बिस्व शर्मा और इसी वजह से वह कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाजपा में चले गए। अब हर दूसरे दिन उनका नया आरोप था। भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर उन्होंने आरोप लगाया कि यह एक मियाँ यात्रा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस कार्यकर्ता असम में शांति भंग कर रहे हैं। असम एक शांति प्रिय राज्य है और यहाँ पर जो भी अशांति फैलाएगा उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसलिए उन्होंने असम पुलिस को यह निर्देश दिया कि राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज कर ली जाए। राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज की जाती है कि राहुल गांधी हिंसा भड़का रहे हैं, वहाँ पर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचा रहे हैं, असम पुलिस के जवानों के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं मुठभेड़ कर रहे हैं और इसलिए राहुल गांधी, कन्हैया कुमार, केसी वेणुगोपाल समेत कई कांग्रेसी नेता पर एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। अब बड़ा सवाल निकल कर ये आता है कि क्या राहुल गांधी गिरफ्तार होने वाले हैं। राहुल गांधी इस पर यह कहते हैं कि यह सिर्फ भारत जोड़ो न्याय यात्रा और राहुल गांधी को रोकने का यह कदम है, लेकिन हम डरने वालों में से नहीं हैं। दोस्तों, मेरी समझ ये बताती है कि राहुल गांधी को जेल कभी नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि आपको पता है किसी भी नेता को जेल भेजने से उसका कद और बढ़ जाता है। जरा सा इतिहास में जाइए, आपातकाल के समय इंदिरा गांधी ने जितने भी नेताओं को जेल भेजा, भले ही आपातकाल से पहले वह छोटे नेता होते थे, लेकिन आपातकाल के बाद वह बड़े नेता बन गए। उदाहरण के लिए लालू यादव, मुलायम यादव, शरद यादव, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी। इसमें से जेल से निकलने के बाद कई नेता मंत्री, कुछ मुख्यमंत्री तो कुछ प्रधानमंत्री भी बन गए। ऐसे में राहुल गांधी का जो कद है, भले ही वो कितने भी बड़े नेता हों, लेकिन इस समय मोदी के कद के नेता नहीं है। अगर वह जेल भेजे जाते हैं तो शायद उनका कद वो हो जाए, वह एक आंदोलनकारी के रूप में पूरे देश में प्रचारित हो जाए। इस वजह से मुझे लगता है कि असम पुलिस या असम की सरकार कभी भी राहुल गांधी को जेल नहीं भेजेगी। उससे भी पहले जाए आज़ादी का आंदोलन, जितने भी नेता, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या राज्यों में कोई भी मंत्रालय लेते हैं, वह कहीं ना कहीं अंग्रेजों द्वारा जेल में भेजे गए थे। जो जेल में नहीं गए थे उनको क्रांतिकारी माना नहीं जाता था। अपनी बात को कंक्लूड करते हुए दोस्तों, मैं भारतीय इतिहास में आंदोलन के इंपॉर्टेंस पर बात करने की कोशिश करूंगा। आज़ादी से पहले जितने भी नेता थे सब प्रोटेस्ट करते थे और प्रोटेस्ट को अच्छा समझा जाता था। भले ही अंग्रेजी सरकार के नज़र में नहीं, लेकिन भारतीय सरकार के नज़र में प्रोटेस्ट को अच्छा समझा जाता था। जब 1952 में सबसे पहले नेहरू जी प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने प्रोटेस्ट को हरी झंडी दिखाई थी कि भाई आप जितना भी प्रोटेस्ट सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ करना चाहते हैं, आपका स्वागत होता है। वही काम लाल बहादुर शास्त्री भी करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जब पाकिस्तान से समझौते के लिए ताशकंद जाते हैं तो जितने भी पक्ष के नेता थे, चाहे वह कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के कह लें या फिर जनसंघ के कह लें, सब प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे, लाल किला पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। आती हैं इंदिरा गांधी, पहले कार्यकाल और दूसरे कार्यकाल में वह भी प्रोटेस्ट को हरी झंडी दिखाती हैं, लेकिन 1975 से 1977 के बीच में आपातकाल में वह प्रोटेस्ट को सह नहीं पाती हैं। यानी इससे हम लोग यह कंक्लूड कर सकते हैं कि जितनी भी पावर केंद्र सरकार को मिलती है, कहीं ना कहीं वह अराजक हो जाती है। 1977 में कई नेता इमरजेंसी में जेल जाते हैं। उसके बाद भारतीय सरकार को समझ में आ जाता है कि प्रोटेस्ट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है भारत के डेमोक्रेसी का, विपक्ष एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है भारत के डेमोक्रेसी का। लेकिन एक बार फिर से 2014 में पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार आती है और फिर से एक बार प्रोटेस्ट को रोकने की कोशिश करती है। कैसे किसान आंदोलन में आप लोग देखते हैं कि सैकड़ों के संख्या में किसान शहीद हो जाते हैं, लेकिन सरकार उफ नहीं करती है। लेकिन जैसे ही उसको दिखता है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, वह किसानों के प्रोटेस्ट को वापस लेने के लिए अपने पास किए गए एक्ट को पीछे कर लेती है। तो दोस्तों, आपको समझना होगा कि मीडिया और जितने भी नागरिक हैं उनको विपक्ष को मजबूत करने की कोशिश करना चाहिए। मीडिया तो अपना काम कर नहीं रहा है, लेकिन एक नागरिक के रूप में आपको अपना धर्म निभाना होगा और सरकार से लगातार सवाल पूछते हुए विपक्ष को भी सपोर्ट करना चाहिए। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर विपक्ष कोई गलती करता है तो आप उसको सपोर्ट करो, लेकिन एक मनोवैज्ञानिक रूप में आपको विपक्ष को सपोर्ट करना होगा ताकि भारत की डेमोक्रेसी और मजबूत हो जाए। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ नया चीज़ सीखने को मिला होगा। अगर मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों तक भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद।